हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 20 तक कवर किया हुआ था इस एक्ट का। अब हम इस वीडियो में आगे के सेक्शंस को कवर करेंगे। फिर आज का जो वीडियो होगा वो सेक्शन 21 से स्टार्ट होगा, जो कि कस्टडी ऑर्डर के बारे में बात करता है। पिछले वीडियो में हमने मॉनिटरी रिलीफ तक पढ़ाया हुआ था, उस मॉनिटरी रिलीफ के बारे में बात की थी, वहाँ तक हमने पढ़ा था उसको। अब यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है कि वो कस्टडी ऑर्डर को भी इशू कर सकता है, किसके लिए, जो कि इस में विक्टिम है। तो इसका जो बेयर प्रोविजन है वो क्या कह रहा है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ for the time being in force, the magistrate may at any stage of hearing of the application for protection order or for any other relief under this act grant temporary custody of any child or children to the aggrieved person or the person making an application on her behalf and specify if necessary the arrangements for visit of such child or child by the respondent। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर प्रोसीडिंग के टाइम पे जो प्रोसीडिंग चल रही है इस एक्ट में, तो वो मजिस्ट्रेट को अगर लगता है तो वो किसी भी स्टेज पे, हियरिंग के किसी भी स्टेज पे वो एक एप्लीकेशन फाइल करवा सकता है या एप्लीकेशन करने को अलाउ कर सकता है कि वो प्रोटेक्शन ऑर्डर या रिलीफ से रिलेटेड जो भी हो वो प्रोवाइड कराए। किसकी किसकी प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे? किसी कस्टडी ऑर्डर की बात हो रही है उस चाइल्ड की, कि वो किसके पास रहेगी, या अग्रीव पर्सन के पास रहेगी या फिर रिस्पोंडेंट के पास। तो यहाँ अग्रीव पर्सन की बात हो रही है, तो अग्रीव पर्सन के पास उसके बच्चे की जो कस्टडी होगी वो करा दी जाएगी। अगर नेसेसरी हो, अगर ऐसा ज़रूरी लगता हो, तो एक और चीज़ अलाउ कर सकती है मजिस्ट्रेट यहाँ पे, कि जो रिस्पोंडेंट है वो उस चाइल्ड के पास विजिट कर सकता है। लेकिन इसका एक प्रोविज़ो भी है। प्रोविज़ो में क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट इफ द मैजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन that any visit of the respondent may be harmful to the interest of the child or children, the magistrate shall refuse to allow such visit। इसका मतलब ये हुआ कि मैजिस्ट्रेट ने अलाउ तो कर दिया, जो यहाँ पे रिस्पोंडेंट है वो जाके विजिट कर सके, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि उस रिस्पोंडेंट का चिल्ड्रन के पास या किसी चाइल्ड के पास विजिट करना हार्मफुल हो सकता है, तो मैजिस्ट्रेट इस ऑर्डर को रिफ्यूज़ भी कर सकती है। बेसिकली यही होता है कि जो चाइल्ड है उसका जो बेनिफिट होता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो पैरामाउंट होता है कोर्ट के लिए। तो अगर इंटरेस्ट में हार्मफुल हो रहा है, उसके इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल है, तो मैजिस्ट्रेट इस ऑर्डर को रिफ्यूज़ भी कर सकती है। नेक्स्ट आता है कंपनसेशन ऑर्डर, सेक्शन 22। In addition to other relief as may be granted under this act, the magistrate may, on an application being made by the aggrieved person, pass an order directing the respondent to pay compensation and damages for the injuries including mental torture and emotional distress caused by the act of domestic violence committed by that respondent। इसमें क्या कह रहा है? कंपनसेशन ऑर्डर की बात हो रही है। इन एडिशन टू अदर रिलीफ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी और रिलीफ के अलावा भी ये एक एडिशन का काम करेगा। जो कंपनसेशन ऑर्डर है वो एड ऑन करेगी अदर रिलीफ्स को, कि ग्रांट कर सकती है मैजिस्ट्रेट एप्लीकेशन के थ्रू, जो एग्री पर्सन दे रहा है मैजिस्ट्रेट को, और वो एक ऑर्डर पास कर सकती है, रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट कर सकती है मैजिस्ट्रेट कि कंपनसेशन पे करें, और जो भी डैमेज या इंजरी कॉज हुई हो, चाहे वो मेंटल टॉर्चर किया हो उस विक्टिम को या इमोशनल टॉर्चर किया हो उस डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू, तो वहाँ पे जो भी कंपनसेशन बनेगा वो क्या है कि वो रिस्पोंडेंट जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो विक्टिम को पे करे। तो ये मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो जाएगा टुवर्ड्स रिस्पोंडेंट। सेक्शन 23, पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर। अब इसमें क्या कह रहा है? एक्स पार्टी ऑर्डर पास करने की बात हो रही है कि इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर हिम अंडर दिस एक्ट द मैजिस्ट्रेट में पास सच इंटरिम ऑर्डर एज ही मे डीम जस्ट एंड प्रॉपर। तो मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि यहाँ पे ये ऑर्डर पास करना नेसेसरी है, तो मैजिस्ट्रेट विल हैव पावर टू पास सच काइंड ऑफ इंटरिम ऑर्डर और एक्स पार्टी ऑर्डर। सबसेक्शन 2 इसका कहता है, if the magistrate is satisfied that an application prima facie discloses that the respondent is committing or has committed an act of domestic violence, or that there is a likelihood that the respondent may commit an act of domestic violence, he may grant an order. He may grant an ex parte order on the basis of the affidavit in such form as may be prescribed of the aggrieved person under section 18, 19, 20
सेक्शन 21 और एज द केस में बी सेक्शन 22 एज सेक्शन 22 अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। वही चीज़ है कि यहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट इस बात से सेटिस्फाई है, उसको ये लगता है प्राइमा फेसाई केस से ये चीज़ डिस्क्लोज हो रही है कि जो विक्टिम है वो डोमेस्टिक वायलेंस सफ़र कर रही है, या जो रिस्पोंडेंट है वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है या वो कर रहा है या किया है उसने, तो उसमें क्या करेगा कि रिस्पोंडेंट, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वो कर सकता है, तो इसमें क्या होगा कि मैजिस्ट्रेट के पास ही पावर होगा कि वो एक्स पार्टी ऑर्डर को पास कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट, किसी एफिडेविट के थ्रू, जो एफिडेविट मैजिस्ट्रेट को दी गई है उसके बेसिस पे अगर उनको लगता है कि ऐसी ऐसी कंडीशंस अराइज हो सकती हैं या ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं, तो वो एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकते हैं। और क्या करेंगे, वो प्रिस्क्राइब कर देंगे, जैसे कि सेक्शन 18 में हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 18 में हमने पढ़ा था कि प्रोटेक्शन ऑर्डर को पास कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट, 19 में रेजिडेंस ऑर्डर को पास करा सकता है, और सेक्शन 20 में मॉनेटरी रिलीफ, और सेक्शन 21 में क्या था, आपका कस्टडी ऑर्डर था। तो 18, 19, 20 और 21 में जो भी रिलीफ दिए गए हैं, मैजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का ऐसा ऑफेंस कमिट किया जा सकता है या किया गया है, तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर को पास करा के ये सारे कंपनसेशंस उस विक्टिम को दिला सकते हैं। अब सेक्शन 24 क्या कहता है, कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ द ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोर्ट यहाँ क्या करेगी, जो ऑर्डर है, जो कॉपीज हैं, वो ऑर्डर कर सकती हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे पार्टीज को। वो कैसे होगा, द मैजिस्ट्रेट शैल इन ऑल केसेस वेयर ही हैज पास्ड एन ऑर्डर अंडर दिस एक्ट। मैजिस्ट्रेट इन ऑल केसेस, सभी केसेस में जहाँ पे उन्होंने ये ऑर्डर पास किया हुआ है, अदर देन कॉपी ऑफ सच ऑर्डर, इस ऑर्डर के अलावा, शैल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कॉपी होगी जो भी ऑर्डर वो पास करा रहे हैं उसकी कॉपी वो फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टीज को प्रोवाइड की जाएंगी, जो इस एक्ट के अंदर जो पार्टीज हैं, जो रिस्पोंडेंट हैं या फिर जो आपकी जो विक्टिम है उनको। The police officer in charge of the police station in the jurisdiction of which the magistrate has been approached, and the service provider located within the local limit of the jurisdiction of the court, and if any service provider has registered a domestic incident report to the service provider। वही चीज़ है कि पुलिस स्टेशन में, अगर पुलिस स्टेशन जिनके लोकल जुरिस्डिक्शन में ऐसी चीज़ें हुई हों, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर हो उनके लोकल लिमिट में ऐसी कोई चीज़ें हुई हों, या मैजिस्ट्रेट हो, मैजिस्ट्रेट के लोकल जुरिस्डिक्शन में ऐसा कोई चीज़ हुआ हो, तो बेसिकली इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है कि जो कॉपीज़ होती हैं वो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उन पार्टीज़ को प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आती है ड्यूरेशन एंड अल्टरेशन ऑफ ऑर्डर। अब जो ऑर्डर पास कर रही है मैजिस्ट्रेट, उसका ड्यूरेशन एंड अल्टरेशन के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है मेड अंडर सेक्शन 18 में जो प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया था मैजिस्ट्रेट ने, शैल बी इन फोर्स, वो तब तक फोर्स में रहेगा टिल द अग्रीड पर्सन अप्लाइज फॉर डिस्चार्ज। अब सेक्शन 18 में मैंने आपको क्या बताया था, उसमें मैंने बताया था कि प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात बताई थी ना, कि सेक्शन 18 में मैजिस्ट्रेट के पास जो पावर हो जाती है कि वो प्रोटेक्शन ऑर्डर को पास कराएं, तो उसमें क्या है कि वो तब तक फोर्स में रहती है जब तक कि वो अग्रीव पर्सन खुद से ना कह दे कि ठीक है अब मुझे इस प्रोटेक्शन ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। जब वो विक्टिम विड्रॉ कर ले कि ठीक है अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तब तक वो फोर्स में रहेगी। जब वो विड्रॉ कर लेगी उसके बाद ये ऑर्डर भी विड्रॉ कर लिया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है, द मैजिस्ट्रेट ऑन रिसिप्ट ऑफ एन application from the aggrieved person or the respondent is satisfied that there is a change in the circumstances requiring alteration, modification or revocation of any order made under this act, he may, for reason to be recorded in writing, pass such order as he may deem appropriate। तो इसमें कह रहा है कि मैजिस्ट्रेट को कोई रिसिप्ट या इंफॉर्मेशन या कोई एप्लीकेशन मिली अग्रीव पर्सन से या फिर रिस्पोंडेंट से, वो मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हैं इस कंडीशन से, सर्कमस्टांसेस से, कि ऐसे किसी भी ऑर्डर में किसी तरीके का अल्टरेशन कराया जाना चाहिए, मॉडिफिकेशन कराया जाना चाहिए या रिवोक कर देना चाहिए उस ऑर्डर को, तो इफ़ मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड देन ही इज़ फ्री टू डू इट। वो क्या करेगा, वो फ्री है, लेकिन हाँ अगर वो कर भी रहा है तो वो रीजन को भी रिकॉर्ड करेगा, वो भी कैसे, राइटिंग में, ओरल नहीं चलेगा यहाँ पे। मैजिस्ट्रेट विल हैव टू रिकॉर्ड द रीजन एंड इट विल हैव टू इन राइटिंग। नेक्स्ट है सेक्शन 26।
सेक्शन 26 कह रहा है रिलीफ इन दी अदर सूट एंड लीगल प्रोसीडिंग। इसमें कह रहा है कि रिलीफ कैसे प्रोवाइड की जाएगी अदर सूट, किसी अदर सूट में या फिर लीगल प्रोसीडिंग में। इसमें कह रहा है कि एनी रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22, मतलब जो भी रिलीफ हमें इस एक्ट के सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 में मिल रही है, मे ऑल्सो बी शॉर्ट इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, वो ली जा सकती हैं किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में बिफोर अ सिविल कोर्ट, किसी भी सिविल कोर्ट के थ्रू, या फिर कोई फैमिली कोर्ट है उनके थ्रू भी, क्रिमिनल कोर्ट है तो उनके थ्रू भी। affecting the aggrieved person and the respondent whether such proceeding was initiated before or after the commencement of this act। तो ये बेसिकली इफेक्ट की बात कर रहा है कि आफ्टर या फिर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट की बात हो रही है, कि जब भी ये एक्ट आया हो फोर्स में, तो कोई भी सिविल कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो या क्रिमिनल कोर्ट हो, वो ये लीगल प्रोसीडिंग, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, किसी भी सूट में ये रिलीफ को प्रोवाइड करेंगे। सबसेक्शन 2 कह रहा है एनी रिलीफ refer to in subsection 1 may be sought for in addition to and along with any other relief the aggrieved person may seek in such suit legal proceeding before a civil और क्रिमिनल कोर्ट। सेम चीज यहाँ पे भी है कि सबसेक्शन 1 में जो भी रिलीफ दिए गए हैं ना, वो एज अ एडिशन भी लिए जा सकते हैं। मतलब आप किसी और एक्ट में या किसी और प्रोसीडिंग में अगर आप अपना रिलीफ ग्रांट कराना चाह रहे हैं, रिलीफ लेना चाह रहे हैं, तो आप इस एक्ट में जो भी रिलीफ दिए हुए हैं आप उनको भी साथ साथ ले सकते हैं। ये डेरोगेटरी नहीं होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करेगा, लिया जा सकता है इसमें। सबसेक्शन 3 कहता है इन केस एनी रिलीफ हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द अग्रीव्ड पर्सन इन एनी प्रोसीडिंग अदर देन अ proceeding under this act, he shall be bound to inform the magistrate on the grant of such relief। अब यहाँ पे कोई भी अग्रीव्ड पर्सन है, अगर उसने किसी और एक्ट के थ्रू भी कोई रिलीफ लिया हुआ है, तो वो वहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करे कि मैंने ऐसे ऐसे एक्ट में ये रिलीफ लिया हुआ है। सेक्शन 27 है, ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहा है। द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, मतलब कि यहाँ पे केस को कॉग्निजेंस में लेने का जो होता है जुडिसडिक्शन किसके पास है, तो वो जेएमएफसी होंगे, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, या तो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट होंगे जिनके लोकल लिमिट में ये चीज़ें हुई हों। द पर्सन अग्रीव्ड परमानेंटली और टेम्पोरली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और इज एम्प्लॉयड, और वो जो पर्सन अग्रीव्ड है वो परमानेंटली या टेम्पोरली वहाँ रह रहा हो या कोई बिजनेस उसने किया हुआ हो। फिर भी कह रहा है द रिस्पोंडेंट रिजाइड और कैरीज ऑन बिजनेस, जो रिस्पोंडेंट है मतलब जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल की जा रही हो वो वहाँ पे रह रहा हो, एम्प्लॉयमेंट हो उसका वहाँ पे या कोई बिजनेस हो। फिर कॉज ऑफ एक्शन की बात हो रही है। कॉज ऑफ एक्शन मतलब जहाँ पे ये चीज़ें हुई हों, ये सारी जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो एक्ट हो वो हुई हो, तो अराइजन वहाँ हुआ हो, या शैल बी कम्पिटेंट कोर्ट टू ग्रांट अ प्रोटेक्शन ऑर्डर एंड अदर ऑर्डर अंडर दिस एक्ट। सेम चीज जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, जहाँ पे रिस्पोंडेंट रिजाइड करता हो या फिर अपना एम्प्लॉयमेंट हो उसका यहाँ पे वहाँ पे, या कोई अग्रीव पर्सन हो तो वहाँ वो टेम्पोरली या परमानेंटली रह रहा हो, तो वो ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आएगा। एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द इंडिया। वही चीज़ है कि कोई भी ऑर्डर अगर इस एक्ट के थ्रू बन रहा है तो वो इन्फोर्स कराया जा सकता है पूरे इंडिया में। अब आ रहा है प्रोसीजर की बात करते हैं हम। प्रोसीजर क्या कहता है इसमें, सेक्शन 28 में, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट all proceeding under section 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and offences under section 31 shall be governed by the provision of the code of criminal procedure। हमने क्या क्या पढ़ा था सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21। 12 में हमने बेसिकली एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट की बात की थी, 18 में हमने बात की थी प्रोटेक्शन ऑर्डर की, 19 में हमने बात की थी रेजिडेंस ऑर्डर की, 20 में हमने बात की थी मॉनिटरी रिलीफ की, 21 में कस्टडी ऑर्डर, 22 में कंपनसेशन ऑर्डर, 23 में पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी रिलीफ दी जा रही हैं, वो किसके थ्रू गवर्न हो रही हैं, बेसिकली यही ये सेक्शन बता रहा है, वो गवर्न हो रही हैं सीआरपीसी के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के थ्रू। ओके, नेक्स्ट आता है नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1 shall prevent the court from laying down its own procedure for disposal of an application under section 12 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23। तो इसमें कह रहा है कि जो सबसेक्शन 1 का जो भी प्रोविजन दिया हुआ है वो प्रिवेंट नहीं करेगा कोर्ट को
कोई भी प्रोसीडिंग करने में। सेक्शन 12 में जो एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट की बात की गई थी ना, तो उसमें है कि कोई भी कोर्ट अगर चाहे तो वो अपना खुद का कोई प्रोसीजर ले डाउन कर सकती हैं, उसको एज अ रेस्ट्रिक्टिव वे में यूज नहीं किया जाएगा। और सेक्शन 23 का सब क्लॉज 3 क्या था उसमें, एक सेकेंड, सेक्शन 23 का सब क्लॉज 2 जो प्रोविजन कह रहा है उससे भी रिलेटेड अगर चीजें हैं तो वो प्रिवेंटिव नेचर की नहीं होंगी। अगर वो चाहेंगे तो अपना एक होता है ना कि अगर कोर्ट चाहे तो अपना कोई प्रोसीजर ले डाउन कर सकता है यहाँ पे। अब आते हैं सेक्शन 29 में, जिसमें अपील की बात हो रही है। There shall lie an appeal to the court of session within 30 days from the date on which order made by the magistrate is served on the agreed person or the respondent as the case may be, whichever is latter। इसमें कह रहा है कि जो अपील होगा वो टू द कोर्ट ऑफ सेशन, जो कोर्ट ऑफ सेशन हो उनको लाई करेगा विद इन 30 डेज। लिमिटेशन पीरियड 30 डेज की है, उसके बियॉन्ड नहीं होगा। विद इन 30 डेज यू हैव टू फाइल फॉर अपील फ्रॉम द डेट ऑन द विच द ऑर्डर मेड मैजिस्ट्रेट इज सर्व। मतलब कब से, जब से मैजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर पास कर दिया है उस डेट से लेके टिल 30 डेज तक का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में ही आपको अपील फाइल कर देनी है। नेक्स्ट क्या है, अब आते हैं हम चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 जो है ये लास्ट चैप्टर होने वाला है इस एक्ट का, और इसमें मिसलेनियस प्रोविजंस की बेसिकली बात की गई है, तो इसको हम फटाफट से खत्म करेंगे। सेक्शन 30 है प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू बी पब्लिक सर्वेंट। टू बी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी सेक्शन 21 का, जो इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 21 है, तो उसके अकॉर्डिंग ही कि जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होंगे या फिर मेंबर होंगे सर्विस प्रोवाइडर के, वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है 31, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रेस्पोंडेंट। मतलब कि अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट ने किसी भी प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच किया हुआ है तो उसको पेनल्टी दी जाएगी 31 में। वो क्या क्या ऑर्डर हैं, क्या क्या पेनल्टी हैं वो देखते हैं। A breach of protection order or of an interim protection order by the respondent shall be an offence under this act। अगर किसी भी प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच करता है रेस्पोंडेंट, मतलब जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल की गई थी, तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा इस एक्ट के अंदर। एंड शैल बी पनिशेबल, वो पनिशमेंट उसको दी जाएगी imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year। 1 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, या उसको फाइन भी देना पड़ेगा, कितना, 20,000 रुपीज का, या फिर दोनों। Subsection 2, the offence under subsection 1 shall as far as practicable be tried by the magistrate who had passed the order, the breach of which has been alleged to have been caused by the accused। इसमें क्या कह रहा है, the offence under subsection 1 में जो भी offence दिया गया है अगर वो करता है, as far as practicable, जहाँ तक प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो पा रहा है, वो किसके थ्रू ट्राई किया जाएगा, मैजिस्ट्रेट के थ्रू, हु हैड पास द ऑर्डर, जिसने वो ऑर्डर पास किया था उनके थ्रू। ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच जिसने किया है उसके अगेंस्ट जो भी केस ट्राई किया जाएगा वही मैजिस्ट्रेट ट्राई करेगा जिसने प्रोटेक्शन ऑर्डर को पास किया था। 3 है, while framing charges under subsection 1, the magistrate may also frame charges under sections 498A of the Indian Penal Code or any other provision of the code or the Dowry Prohibition Act as the case may be, if the fact disclose the commission of an offence under those provisions। वाइल फ्रेमिंग चार्ज अंडर सबसेक्शन 1 में चार्ज कौन फ्रेम कर रहा है, कोर्ट फ्रेम कर रही है, मैजिस्ट्रेट फ्रेम कर रहे हैं। तो अगर वो फ्रेम कर रहे हैं चार्ज को, तो मैजिस्ट्रेट में ऑल्सो फ्रेम चार्ज अंडर सेक्शन 498A। 498A आईपीसी क्या है, क्रुएलिटी की बात कर रहा है, तो मैजिस्ट्रेट चाहे तो क्रुएलिटी का चार्ज भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि 498A ऑफ आईपीसी में बात की गई है। और एनी अदर प्रोविजन, कोई भी अदर प्रोविजन जो कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में लगता है कि यहाँ पे कोई एक्ट फॉल हो रहा है, तो वो भी वो चार्ज उसमें फ्रेम कर सकते हैं उस रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट। नेक्स्ट आता है कॉग्निजेंस एंड प्रूफ। अब कॉग्निजेंस एंड प्रूफ के बारे में कह रहा है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 31 शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। अब यहाँ पे नेचर ऑफ ऑफेंस के बारे में बात हो रही है कि ये जो ऑफेंस इसके अंदर हो रहे हैं वो बेसिकली कॉग्निजेबल नेचर के हैं। कॉग्निजेबल आपने सीआरपीसी में पढ़ा होगा, जहाँ पे पुलिस के पास ये पावर होता है कि वो वो अक्यूज्ड को
गिरफ्तार कर सकती हैं बिना किसी मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। तो वो सीरियस नेचर के जो ऑफेंसेस होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में फॉल करते हैं। और नॉन बेलेबल, ये जो है नॉन बेलेबल नेचर का है, इसमें बेल मिलना ऐसे आसानी से पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, upon the sole testimony of the aggrieved person, the court may conclude that an offence under subsection 1 of section 31 has been committed by the accused. अपॉन द सोल टेस्टिमनी, जो अग्रीव्ड पर्सन है उनके सोल टेस्टिमनी पर ही कोर्ट ये चीज कंक्लूड कर लेगी कि जो ऑफेंस है वो कमिट किया गया है इस अक्यूज्ड के थ्रू। सेक्शन 33 क्या कह रहा है? पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटी को अच्छे से डिस्चार्ज नहीं कर रहा है तो उसको पेनल्टी को फेस करना पड़ेगा। और वो पेनल्टी क्या है? मजिस्ट्रेट के थ्रू लगाई जाएगी। तो वो पेनल्टी क्या है? इम्प्रिजनमेंट है जो कि 1 साल तक की होगी, और जो फाइन है वो 20,000 रुपीज तक का हो सकता है, या फिर दोनों। 34 सेक्शन क्या कह रहा है? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर ने अगर कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है तो उसका कॉग्निजेंस कौन लेगा? तो नो प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर अनलेस अ कंप्लेंट इज फाइल्ड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय इट इन दिस बिहाफ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि नो प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग उस प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट नहीं ली जाएगी जब तक कि कंप्लेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन के बिना नहीं की गई है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने अगर सैंक्शन कर दिया है तभी प्रोटेक्शन ऑफिसर को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, यहाँ पे इम्यूनिटी की बात की जा रही है। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर। कोई भी सूट, कोई भी प्रोसिक्यूशन प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट लाई नहीं करेगा फॉर एनी डैमेज, कोई भी डैमेज को लेके जो कि हुआ है लाइकली टू बी कॉज्ड बाय एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ। अगर गुड फेथ में उन्होंने कुछ किया है तो यहाँ पे इम्यूनिटी दी गई है उन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को कि उनको कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग से प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 36 पे, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। इसमें क्या कह रहा है? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन। मतलब कि इस एक्ट के जो भी प्रोविजन है दे विल एक्ट एज एडिशन, दे विल एड ऑन। कहाँ पे एड ऑन होंगे? किसी भी एक्ट के लिए एज एड ऑन काम करेंगे, एज एडिशन काम करेंगे, ना कि डेरोगेशन में काम करेंगे जो भी एक्ट फोर्स में चल रहा हो। नेक्स्ट है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। आई थिंक दिस इज द लास्ट सेक्शन। यस, तो ये लास्ट सेक्शन है। इसका मैं एक क्रक्स बता देती हूँ, आप इसकी एक बेयर रीडिंग कर लीजिएगा खुद से। इसमें कहना क्या चाहता है कि पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, जो भी रूल मेकिंग पावर है इस एक्ट के अंदर, वो सब किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिलेटेड या फिर जो भी चीज़ें इसमें दी हुई हैं उन सारी चीज़ों से, कैसे एप्लीकेशन फाइल होगा, कैसे रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी, कैसे कस्टडी ऑर्डर के लिए क्या रूल होने चाहिए, तो वो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है तो वो टाइम टाइम पे वो अपना व्यू देते रहेंगे, वो अपना रूल मेकिंग का जो काम है वो करते रहेंगे। वो भी कैसे? जो भी रूल इसमें बनाया जाएगा वो इसका सबसेक्शन 3 आप इसको देखिएगा तो इसमें लिखा है कि जो भी रूल इस एक्ट के अंदर बनाए जाएंगे वो ले डाउन किए जाएंगे सबसे पहले ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जब वो सेशन में सॉरी जब वो सेशन में है तो, या फिर नहीं है तो टोटल जो कंक्लूसिव डेट जो डेज निकल के आएगा वो 30 डेज के अंदर का होना चाहिए। और उसमें कौन क्या 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 चीज़ें कंप्राइज की गई हैं, चाहे वो 1 सेशन का हम 30 डेज जोड़ रहे हो या फिर 2 या 2 से ज़्यादा सक्सेसिव सेशन का 30 डेज जोड़ रहे हो, तो उसी पर्टिकुलर पीरियड टाइम में आपको उन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल बनाना चाह रहे हैं वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में रखेंगे। जब वहाँ से पास हो जाती है चीज़ें, अगर दोनों हाउस से चीज़ें एकदम से पास हो जाती हैं तो वो एज अ रूल अप्लाई होती हैं इस एक्ट पे। अगर नहीं होती हैं तो उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा इस एक्ट पे। बेसिकली यही चीज़ें ये सेक्शन 37 में कहनी चाह रही हैं। तो ये हो गया आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कि हमने कवर कर लिया है, और आप इसको चाहें तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा जो भी आपको इसमें लगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।